सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारी सारी नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, ये वीडियो जो है मैं बीकॉम एंट्रेंस का आंसर की के लिए बना रहा हूँ। हमारे पास जो पेपर मौजूद है वो सेट नंबर 3 है, ठीक है। लेकिन मैं जो आपको आंसर बताऊंगा वो क्वेश्चन के साथ आंसर बताऊंगा, जिससे आप सारे सेट के आंसर को मिला सकते हैं, ठीक है। अगर जिन्हें लोगों ने भी ऑफलाइन एग्जाम दिया होगा उन सबको क्या पेपर मिला होगा और उस पेपर में आपका सेट नंबर लिखा होगा और उसके साथ क्वेश्चन होगा। तो क्योंकि मेरे पास सेट नंबर 3 है तो मैं क्वेश्चन और आंसर एक साथ बताऊंगा। लेकिन इसको शुरू करने से पहले मैं एक बहुत छोटी सी बात बताने जा रहा हूं आपको। आप जिन्होंने भी बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम दिया वो तो देख ही रहे होंगे कि बेचू प्रशासन कितना मूर्खता वाला काम किया है, एकदम पागलों जैसा काम किया है। क्या किया हुआ है कि उसने बेचू में बीकॉम के एंट्रेंस में जो क्वेश्चन मैथ के डाले हुए हैं वो उस लेवल के डाले हैं जो 11th और 12th में मैथ के स्टूडेंट होते हैं उनके लेवल का डाला है। तो क्या कॉमर्स में जो बच्चे पढ़ते हैं, क्या कॉमर्स में जो बच्चे आते हैं, बीकॉम में जो बच्चे एंट्रेंस देते हैं, तो क्या सारे के सारे मैथ के बच्चे देते हैं? क्या बिल्कुल नहीं देते हैं। मैथ के बच्चे तो बहुत ही कम देते होंगे। तो क्या किसके लिए पेपर बनाया? और आपने जो सिलेबस प्रोवाइड किया, जो बेचू प्रशासन ने सिलेबस प्रोवाइड किया था, जो जिसके अकॉर्डिंग लोग तैयारी करते हैं या तैयारी करवाते हैं जो कोचिंग संस्थान, उस हिसाब से कुछ भी नहीं था। उसमें होता है बेसिक मैथ, उसमें होता है बेसिक मैथ, और आपने क्या उठा कर दे दिया? आपने ऐसा मैथ उठा के दे दिया जो है ही नहीं कहीं का, जो आपके सिलेबस का है ही नहीं। आपने ना एवरेज का क्वेश्चन दिया, ना प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन दिया, कोई भी क्वेश्चन जो भी आपका बेसिक मैथ का होता है कोई भी कॉम्पिटिटिव वाला क्वेश्चन ही नहीं दिया। आपने क्लास 11th 12th जो मैथ के होते हैं उनका क्वेश्चन दे दिया, वो भी उसमें भी टफ क्वेश्चन दिया, इजी क्वेश्चन नहीं था। उन लोगों को भी ऐसे क्वेश्चन लगाने में हालत खराब हो जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन दिया। तो इतना समझ लीजिए आप लोगों को, ये बात समझ लेना कि इस बार का जो बेचू का पेपर था, इस बार का जो बेचू का पेपर था वो 15 क्वेश्चन माइनस कर दीजिए और उसके बाद जो क्वेश्चन बचा था उसी में है। क्योंकि हमको नहीं लगता है कि बहुत ही, अगर होंगे तो एक आध दो मैथ वाले बच्चे होंगे जो इसको अच्छे तरीके से सॉल्व किए होंगे, वरना सारे के सारे बच्चे जो भी कॉमर्स के थे उनमें से किसी भी बच्चों को इस तरह के सारे क्वेश्चन आया नहीं होगा। बहुत ही ब्रिलियंट कोई बच्चा होगा जो पढ़ा होगा, समझता होगा, जिनका कॉमर्स विथ मैथ था, ठीक है। ऐसे भी बच्चे होते हैं जिनका कॉमर्स विथ मैथ था, उन्होंने ही उसको सॉल्व कर पाया होगा। बाकी लोगों का तो 135 क्वेश्चन में ही पूरा सॉल्यूशन करना था। तो जो भी था, आपको ये ऐसा करना था बेचू प्रशासन को कि जब जिस तरह की आप पेपर बनाते हो तो कम से कम पेपर बनाने से पहले सिलेबस तो बता दो कि बच्चों को कौन कौन से टॉपिक किस तरीके से तैयार करना है, ये बात तो होना चाहिए। तो बहुत ही बड़ा मूर्खता काम किया है। मुझे तो पर्सनली बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। मैं जब पेपर को देखा तो मुझे खुद ही उसके क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं कॉमर्स विथ मैथ वाला स्टूडेंट नहीं था, समझ रहे हैं। तो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा गुस्सा आया था। तो मैंने यही सोचा था कि बेचू को तो इस बात के लिए लोगों को कंप्लेन करना चाहिए, बच्चों को कंप्लेन करना चाहिए कम से कम, या फिर ऐसा लोगों को पता होना चाहिए, बेचू तक ये बात पहुंचना चाहिए कि आप जब पेपर लेने जा रहे हो, आप जब एंट्रेंस लेने, एक तो लॉकडाउन था, बच्चे ढंग से तैयारी नहीं कर पाए, उसमें मजबूरी में फंस गए, और उसके बाद क्या किया, ऐसा पेपर बना दिया। तो भैया आप जब पेपर लेने जा रहे हो तो उससे पहले ही आप कम से कम सिलेबस तो बता दो कि किस तरह के पेपर बनाओगे, किन किन टॉपिक से क्वेश्चन आने वाले हैं। पढ़ने के लिए बच्चे हमेशा तैयार होते हैं, हर बच्चा पढ़ने के लिए तैयार है, लेकिन आप कम से कम जो सिलेबस बता रहे हो उस हिसाब से पेपर तो दो, उस हिसाब से पेपर दो, तब ना कोई पढ़ेगा, तब ना कोई एग्जाम क्लियर करेगा, तब ना कोई एंट्रेंस निकालेगा। ऐसा पेपर बनाने का क्या मतलब है? वो भी लॉकडाउन जैसे कोरोना की इतना विकट परिस्थिति में, कहाँ से बेचारे बच्चे आए थे और कैसे कैसे एग्जाम देने में उनका कैसा मूड खराब हुआ होगा। तो बहुत ही बेकार काम किया था। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आया था इसको देखकर। लेकिन चलिए, जो भी है जैसा भी है, अब पेपर बेकार है तो कट ऑफ भी कम जाएगा, ठीक है। पेपर बेकार है तो कट ऑफ भी कम जाएगा और आपका नंबर जो है, उम्मीद है कि कम कट ऑफ जाएगा तो आराम से आप लोग क्रैक कर सकें। जितना आपने बहुत अच्छे तरीके से जो कॉमर्स की चीज़ें पढ़ा था उसको पढ़ के अगर आपने दिया है तो उम्मीद है आपका जो होगा बेचू में सिलेक्शन हो जाएगा। तो सबको ऑल द बेस्ट जिन्होंने पेपर दे चुका है। चलिए आप लोग मिला लीजिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन लगेगा और मैं उस क्वेश्चन को पढ़ूंगा और उसका जो सही आंसर है मैं वो आपको बताऊंगा। लेकिन इसमें देखिए, हो सकता है कि मेरा भी कुछ आंसर गलत हो, ऐसा मानवीय भूल हो सकता है कि हमसे भी कुछ गलतियां हो गई हो जिसकी वजह से इसमें आंसर कुछ गलत हो। लेकिन 100% मेरी खुद की पर्सनल मेहनत एकदम करेक्ट है कि मैं पूरी कोशिश किया हूँ कि इसमें जो ऑप्शन हो, आंसर हो, वो पूरी तरह से सही हो, ठीक है। तो बहुत बार कोशिश करके, बहुत बार समझते हुए मैंने इसको बनाया हुआ है, तो आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में चंदन की लकड़ियों हेतु पहचानने जाने वाला राज्य कौन है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। दूसरा है, भारत सरकार द्वारा प्रथम राष्ट्रीय वन नीति कब घोषित की गई? इसका सही आंसर है 1952 यानी 1952, ठीक है। इसके बाद कोरबा कोयला क्षेत्र स्थित है। तीसरा क्वेश्चन है, कोरबा कोयला क्षेत्र स्थित है, जिसका आंसर है छत्तीसगढ़ में। फिर अगला हमारा क्वेश्चन है, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें
ना तो निर्यात और ना ही आयात होते हैं, ठीक है, चौथा ऑप्शन सही है चौथे क्वेश्चन का। फिर पांचवा क्वेश्चन है, दो नदियों के मध्य की उपजाऊ भूमि को कहते हैं दोआब, ठीक है। फिर छठा क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ स्थित है, तो कटक में। सातवां क्वेश्चन है, प्रच्छन्न बेरोजगारी की अवधारणा का विकास किसने किया, तो जॉन रॉबिन्सन ने। फिर उसके बाद है, मजदूरी के भुगतान हेतु अधिकतम अवधि है, तो 1 महीना। एक अर्थव्यवस्था में क्षेत्रों को सार्वजनिक एवं निजी में वर्गीकृत करने का आधार है, तो उपक्रम का स्वामित्व। कृषि मूल्य आयोग तथा भारतीय खाद्य निगम स्थापित किए गए थे 1965 में। निम्नलिखित में से कौन सा पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली की विशेषता नहीं है, केंद्रीय नियोजन। औद्योगिक विवाद अधिनियम के अनुसार एक औद्योगिक विवाद उत्पन्न हो सकता है, तीनों में से सभी, ठीक है। फिर अगला है हमारा, भारत में उदार औद्योगिक नीति अपनाई गई तो 1991 में। निम्न में से कौन मूलभूत उद्योग है, ऑल ऑफ थ्री, यानी तीनों में सभी। कर्मचारियों के कल्याण संबंधी मुख्य प्रावधान अंतर्विष्ट किए गए हैं, तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 में, ठीक। उसके बाद हमारा क्या है, नियोजन के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बिल्कुल सही नहीं है, अतिशीघ्र निर्णयों पर रोक। नियोजन प्रक्रिया में अनुगमन करना है, लास्ट स्टेप यानी अंतिम कदम। एक कारखाने में फोरमैन द्वारा बनाई गई योजना एक उदाहरण है निम्न स्तरीय योजना का। प्लानिंग यानी योजना, नियोजन है गोल ओरिएंटेड यानी लक्ष्य परक। फिर उसके बाद है, जब संगठन शब्द का प्रयोग क्रिया के रूप में किया जाता है, इसका अभिप्राय होता है प्रक्रिया। हमारे कारखाने ले जाओ, हमारा व्यापार ले जाओ, परिवहन के साधन तथा धन ले जाओ, हमारे पास कुछ ना छोड़ो किंतु हमारा संगठन छोड़ दो, और 4 वर्ष में हम अपने को पुनः स्थापित कर लेंगे। यह कथन है एंड्रयू कार्नेगी का। औपचारिक संगठन में पदोन्नति होती है नीचे से उच्चतम की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी औपचारिक संगठन की विशेषता नहीं है, स्वतः उत्पन्न। निम्नलिखित में से कौन सा निर्देशन का तत्व नहीं है, उत्तरदायित्व। बाह्य समन्वय के संदर्भ में निम्नलिखित में से विषम को इंगित करिए, कर्मचारीगण। निम्नलिखित में से कौन सा समन्वय का लाभ नहीं है, अधिक अनुपस्थिति। किसने निर्देशन को प्रशासन का हृदय कहा, डिमॉक ने। सभी को संगठन के समान लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए, इस सिद्धांत को जाना जाता है निर्देशन की एकता का सिद्धांत। सम विच्छेद बिंदु पर स्थिति होती है आदर्श लाभ की। एक बजट जो भावी परिकल्पनाओं न कि भूतकालीन रिकॉर्डों के आधार पर बनाया जाता है को कहते हैं मास्टर बजट। निम्न में से कौन सा बैंकिंग संगठन के संबंध में नहीं है, राजकोषीय घाटा। कौन सा मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है, सरकारी व्यय। कौन सा बैंक जनता से प्रत्यक्ष रूप से व्यवहार नहीं करता है, भारतीय रिजर्व बैंक। एक बैंक की कुल जमाओं का वह न्यूनतम प्रतिशत जिसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास रखना आवश्यक होता है कहलाता है नगद कोषानुपात। राजकोषीय नीति संबंधित होती है सरकार के आगम एवं व्यय से। एक सरकारी बजट क्या दर्शाता है, अनुमानित व्यय एवं अनुमानित आगम को। भारतीय आयकर है प्रत्यक्ष एवं प्रगतिशील। जीएसटी परिषद का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली। स्वतंत्र भारत की प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई थी 1956। श्याम ने 2000 रुपये का सामान वापस किया जिसे रहतिये में ले गया किंतु कोई प्रविष्टि नहीं की गई, यह एक अशुद्धि है भूल की। क्रय बराबर होता है बेचे गए माल की लागत माइनस प्रारंभिक रहतिया प्लस अंतिम रहतिया। व्यवसायी द्वारा आहरण से संपत्ति एवं मालिक की पूंजी दोनों में कमी होगी। निम्नलिखित में से कौन सा ह्रास की पद्धति नहीं है, प्रतिस्थापन लागत पद्धति। 1 जनवरी 2015 को मोहन ने एक मशीन 1 लाख रुपए में खरीदी और यह अनुमान लगाया जाता है कि उसका उपयोग काल 3 वर्ष होगा। उसने मशीन के ह्रासित मूल्य पर 40% की दर से मूल्य ह्रास अपलिखित करने का निश्चय किया। तीसरे वर्ष के अंत में मशीन का अवशिष्ट मूल्य होगा 21,600। एक कंपनी 10 रुपये वाले अंशों का निर्गमन करती है जिस पर 8 रुपये याचित है और एक अंशधारी ने 2 रुपये की याचना का भुगतान नहीं किया। ऐसे अंशों के संबंध में अंश पूंजी में क्रेडिट होगी 6 रुपये। बाजार सेल्स
लिमिटेड ने 20 रुपये वाले 20,000 समता अंशों को जनता में निर्मित किया। राशि निम्न प्रकार दे हैं। 4 रुपये प्रति अंश प्रथम याचना पर, प्रार्थना पर। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। बाजार सेल्स लिमिटेड ने 20 रुपये वाले 20,000 समता अंश को जनता को निर्मित किया। राशि निम्न प्रकार दे है। 4 रुपये प्रति अंश प्रथम प्रार्थना पर, 4 रुपये प्रति अंश आवंटन पर, 6 रुपये प्रति अंश प्रथम याचना पर, 6 रुपये प्रति अंश अंतिम याचना पर। ठीक है, सभी अंशों की रकम प्राप्त हो गई। केवल एक अंशधारी जिसके पास 200 अंश थे वह आवंटन राशि न दे सका और उसके अंश को प्रथम याचना के पूर्व ही हरण कर लिया गया। हरण किए गए अंशों को 18 रुपये प्रति अंश की दर से पूर्णतः निर्मित किया गया। पूंजीगत संचय की राशि क्या है? तो इसका आंसर होगा 400 रुपये। एक कंपनी को 1 लाख रुपए मूल्य के शोधनीय पूर्वाधिकार अंशों का शोधन 10% प्रीमियम पे करना है, जिसके लिए कंपनी ने 10 रुपये वाले 5,000 समता अंशों का 20% प्रीमियम पर निर्गमन किया। पूंजी शोधन संचय खाते में राशि हस्तांतरित होगी 40,000 रुपये। जब निजी ऋण पत्रों को निरस्त किया जाता है तो निरस्तीकरण पर कोई लाभ हस्तांतरित नहीं किया जाता है। तो पर कोई लाभ हस्तांतरित किया जाता है। जब निजी ऋण पत्रों को निरस्त किया जाता है तो निरस्तीकरण पर कोई लाभ हस्तांतरित किया जाता है पूंजीगत संचय में। ऋण पत्रों के निर्गमन पर बट्टा है पूंजीगत हानि। एकदम साफ साफ देखते हुए चलिएगा। साझेदारी संलेख में कोई प्रावधान के अभाव में साझेदारी अधिनियम के लिए प्रदान करता है अग्रिम पर ब्याज। साझेदारी अधिनियम के लिए प्रदान करता है अग्रिम पर ब्याज। संयुक्त जीवन पॉलिसी संचय खाते को हस्तांतरित किया जाता है, तीनों में से कोई नहीं। नवीन साझेदारों के प्रवेश के समय संपत्ति एवं दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है पुराने एवं नए साझेदारों के आपसी लाभ के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा मद रोकड़ पुस्तक के डेबिट्स में बैंक समाधान विवरण बनाते समय जोड़ा जाएगा? चेक जो वसूली के लिए बैंक में जमा किए गए परंतु अभी तक वसूल नहीं हुए। 1,000 रुपये की राशि पासबुक में 2 बार क्रेडिट की गई। जब रोकड़ बही का अधिकरण शुरुआती बिंदु है तो 2,000 रुपये जोड़ा जाएगा। साइन 50 डिग्री माइनस साइन 70 डिग्री प्लस साइन 10 डिग्री का मान है 0। आई पावर 592 प्लस आई पावर 590 प्लस आई पावर 588 प्लस आई पावर 586 प्लस आई पावर 584 अपॉन आई पावर 582 प्लस आई पावर 580 प्लस आई पावर 578 प्लस आई पावर 576 प्लस आई पावर 574 का मान है -1। मिश्र संख्या 1 प्लस 3i बटे 1 माइनस 2i का पोलर निरूपण है। दूसरा ऑप्शन है √2 ब्रैकेट में cos 3π/4 प्लस i साइन 3π/4। ठीक है, अगला हमारा है यदि द्विपद प्रसरण ब्रैकेट में 2 + a का होल पावर 50 के 17वें तथा 18वें पद समान है तो a का मान है 1, यानी पहला ऑप्शन भी है और उसका आंसर भी 1 है। यदि किसी समांतर श्रेणी में mवें पद का मान m गुनी उसी श्रेणी के nवें पद के n गुना के बराबर है तो उस समांतर श्रेणी में m + nवें पद का मान 0 होगा। यदि a b c एक गुणोत्तर श्रेणी में है तथा x y क्रमशः a b तथा b c के गणितीय माध्य am, यानी गणितीय माध्य को am कहते हैं तो a/x + c/y का मान होगा, आंसर होगा इसका 2, ऑप्शन नंबर 4 आंसर 2। k के किस मान के लिए सरल लेखा k -3 ब्रैकेट में रहेगा x उसके बाहर, ठीक है, यानी ब्रैकेट में k -3x -4 ब्रैकेट में होगा 4 - k का स्क्वायर, बाहर उसके y होगा प्लस k का स्क्वायर -7k + 6 = 0। x अक्ष के समांतर होगी तो k = 2 इसका आंसर होगा। यदि लिमिट x पावर 5 माइनस a पावर 5 अपॉन x माइनस a = 405 तो a का मान होगा तो a बराबर होगा 3। यदि 3 + 1/4 ब्रैकेट में 3 + d प्लस 1/4 का स्क्वायर ब्रैकेट में 3 + 2d प्लस इसी तरह चलते हुए वो इन्फिनिटी तक जाएगा, = 8 तो d का मान होगा 9/4,
हालांकि ये क्वेश्चन गलत है, इसका आंसर 9 आएगा, लेकिन इसमें क्या है 9/4 ऑप्शन नज़दीकी जो जैसा आंसर है उसके हिसाब से होता है, इसलिए इस क्वेश्चन में हमने पहले ऑप्शन को 9/4 को सही लगाया है। लेकिन हमारे हिसाब से ये क्योंकि क्वेश्चन का आंसर ही गलत दिया है तो इसमें सबको मार्क्स मिल जाना चाहिए, ठीक है। नहीं तो नज़दीकी वाले को अगर मानेगा तो यही इसका आंसर होना चाहिए, 9/4 को ही रखेंगे हम लोग। लेकिन सबसे नज़दीकी 8 होगा, लेकिन मिस प्रिंटिंग में सबके नीचे 4 डाल दिया, इस हिसाब से यहाँ पर हमारा वही होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर सबके नीचे क्वेश्चन में भी 4 था ना, तो इसीलिए हमको लगता है ऑप्शन में भी 4 बाई में डाल दिया है, ये मिस प्रिंटिंग है। तो इसलिए आपका क्या होगा, यहाँ पर 9 आंसर होना चाहिए था, लेकिन हमने 9/4 को बताया क्योंकि उसी के जैसा है, ठीक है। फिर अगला हमारा है, यदि x, 2x + 2, 3x + 3 गुणात्मक श्रेणी में है तो चौथा पद होगा 13-13.5। यदि द्विघात समीकरण x² - px + q = 0 के मूलों का अंतर 1 है तो p² = 4q + 1। यदि nc15 = nc8 तो nc21 का मान ज्ञात करें, तो = होगा, इसका आंसर आएगा 253, चौथा ऑप्शन। 8 अलग अलग खिलौनों को कितने प्रकार से 5 बच्चों में बांटा जा सकता है, तो इसका आंसर होगा 5/8। फिर होगा 2x - y का होल पावर 9 के विस्तार पदों की संख्या होगी 10। निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, 1/3 + 1/3.3 का पावर 3 + 1/5.3 का पावर 5 + 1/7.3 का पावर 7, ऐसे करते हुए इनफाइनाइट तक जाएगा। तो इसका मान होगा ऑप्शन नंबर 3, 1/2 log e पावर 2, log e2, ठीक है। इसका मान होगा 1/2 log e2। फिर जावा में निम्नलिखित में से कौन सा मूल प्राथमिक डेटा का प्रकार नहीं है, कैरेक्टर। एक फंक्शन की कई परिभाषाएं कहलाती है, फंक्शन ओवरलोडिंग। जावा प्रोग्राम में निम्न में से कौन सा समूह सर्वदा निष्पादित होता है, फाइनली। निम्न में से कौन सा कथन एक लूप के पूर्ण निष्पादन को समाप्त करता है, ब्रेक। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंट्री नियंत्रित लूप नहीं है, डू वाइल। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी स्थायी संचयन के लिए है, सेकेंडरी मेमोरी। क्षैतिज विश्लेषण कहलाता है गतिशील विश्लेषण। तुलनात्मक विश्लेषण है क्षैतिज विश्लेषण। लंबवत विश्लेषण एक कंपनी के वित्तीय समंकों का प्रयोग करती है 1 वर्ष का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, शोधन क्षमता अनुपात दीर्घकालीन शोधन क्षमता का भाग है। चालू अनुपात 2:5 है, चालू दायित्व 25,000 है, तो चालू संपत्तियों की राशि होगी 10,000। सकल लाभ अनुपात क्या है, ठीक है। सकल लाभ अनुपात क्या है, जब क्वेश्चन में दिया है सकल विक्रय 7,60,000, विक्रय वापसी 40,000, ब्याज के बाद शुद्ध लाभ 40,000, अप्रत्यक्ष व्यय 60,000, ब्याज का भुगतान ऋण पत्रों पर 20,000, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 16.67%, यानी 16 से ही 6-7%। कर्मचारियों को और की ओर से किया गया भुगतान है परिचालन क्रिया। परिचालन से रोकड़ होगी यदि कुल विक्रय 5 लाख, उधार विक्रय 2,25,000, कुल क्रय 2,48,000, उधार क्रय 1,08,000, रोकड़ परिचालन व्यय 40,000, तो इसका आंसर होगा 95,000, ऑप्शन नंबर 4। निम्न में से कौन सी क्रिया वित्तीय क्रिया से संबंधित है, तो इसका आंसर होगा लाभांश का भुगतान। अनुपात का निम्न होना फर्म के अनुकूलता का सूचक होता है, यह किस अनुपात पर लागू होता है, तो इसका आंसर होगा देनदार आवर्त अनुपात। ऋण क्षमता अनुपात का भाग होता है दीर्घकालीन शोधन क्षमता अनुपात। फिर निम्नलिखित में से कौन सा रोकड़ का बाह्य प्रवाह नहीं है, अदत्त व्ययों में वृद्धि। परिचालन क्रियाओं से रोकड़ की गणना करने में किन मदों को शुद्ध लाभ में नहीं जोड़ा जाता है, तो इसका यहाँ पर 4 ऑप्शन है, उसमें से हिसाब से बताना रहता है। तो है प्राप्त ब्याज तथा लाभांश, संचयों में स्थानांतरण, अंशों के निर्गमन पर बट्टा, स्थायी संपत्तियों के विक्रय से हानि, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी पहला और दूसरा, ठीक है। यदि एक मशीन का क्रय किया जाता है तो यह AS संशोधित के अनुसार किस प्रकार दिखाया जाना चाहिए, तो विनियोजन क्रिया के रूप में। समान आकार वाले लाभ हानि विवरण का मुख्य उद्देश्य होता है लाभ हानि विवरण में परिचालन से आय तथा अन्य आयों के बीच संबंध स्थापित करना। सेबी के कार्यों में सम्मिलित है तीनों में सभी,
निम्नलिखित में से प्रतिभूति बाजार की कौन सी कुप्रथा है? तीनों में सभी। प्राथमिक बाजार का कौन खिलाड़ी नहीं है? तो इसका आंसर होना चाहिए निर्गमन का रजिस्ट्रार। आगे है, ऋण प्रतिभूतियों के लिए नियामक जारी किए जाते हैं सेबी द्वारा। एक प्रतिभूति को खरीदना चाहिए जब बाजार मूल्य इसके पुस्तक मूल्य से कम हो। किस अधिकतम परिपक्वता अवधि के लिए कॉमर्शियल पेपर जारी किए जाते हैं? 12 महीनों के लिए। कॉमर्शियल पेपर है असुरक्षित। जमा प्रमाण पत्र का न्यूनतम मूल्य वर्ग है 1 लाख। निम्नलिखित में से कौन सा जमा प्रमाण पत्र का लक्षण है? तीनों में सभी। ट्रेजरी बिल का कौन सा गुण नहीं है? कम प्रत्याय। निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेजरी बिल की विशेषता है? तीनों में सभी। सतत बॉन्ड होता है अनिश्चित जीवन काल। डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी कहलाते हैं शून्य कूपन वाले बॉन्ड। ऋण प्रतिभूतियों का सूचीयन है आवश्यक। विनियोगकर्ता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा गुण है जब ऋण पत्रों में विनियोग करता है? तीनों में सभी। अर्थशास्त्र में आवश्यकता विहीन की स्थिति पर किसने बल दिया? जेके मेहता। मांग वक्र का बाएं से दाएं ओर का झुकाव कारण है घटती हुई सीमांत उपयोगिता का। उपभोक्ता की बचत डैश पर आधारित होती है। घटती हुई सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम बताता है कि जैसे जैसे एक वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है सीमांत उपयोगिता घटनी शुरू हो जाती है। सीमांत उपयोगिता का गणनावाचक दृष्टिकोण डैश द्वारा दिया गया है अल्फ्रेड मार्शल। उपभोग के क्षेत्र में सम सीमांत उपयोगिता के नियम को डैश भी कहते हैं सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। किस बाजार में विज्ञापन व्यय न्यूनतम होते हैं? एकाधिकार। किस प्रकार के बाजार में एक फर्म मूल्य ग्रहण करने वाले होती है? पूर्ण प्रतियोगिता। अति अल्पकाल में बाजार मूल्य के निर्धारण में मांग का अधिक प्रभाव होता है। एकाधिकृत प्रतियोगिता की अवधारणा डैश द्वारा प्रस्तुत की गई E.H. चैम्बरलिन। निम्न में से कौन सी एकाधिकार की विशेषता नहीं है? फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश एवं बहिर्गमन। दीर्घकाल में पूर्ण प्रतियोगी फर्म डैश शून्य आर्थिक लाभ अर्जित करती है। विंकुचित यानी ब्रैकेट में इसको किंग कहते हैं। मांग वक्र की अवधारणा डैश द्वारा प्रतिपादित की गई पॉल स्विजी। स्थिर मूल्यों पर सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है वास्तविक घरेलू उत्पाद। निम्न में से कौन सी राष्ट्रीय आय को मापने की रीति नहीं है? विनियोग नीति। आगे है, स्वर्ण मान को सर्वप्रथम किस राष्ट्र ने अंगीकृत किया? ग्रेट ब्रिटेन। किसने सर्वप्रथम मिश्रित धातु मान की बात की? मार्शल। निम्नलिखित में से कौन सी स्वर्ण समता मान की विशेषता नहीं है? स्वर्णों में परिवर्तनशीलता। निश्चित विश्वासित प्रणाली इंग्लैंड द्वारा अपनाई गई 1844 में। कौन सी पत्र मुद्रा मान का गुण नहीं है? गैर लोचपूर्ण। किसने कहा चलन मुद्रा की आत्मा उसकी इकाइयों में प्रयुक्त किए गए पदार्थ में नहीं बल्कि उन वैधानिक अध्यादेशों में है जो इसके प्रयोग का नियमन करते हैं? क्राउथर ने। मुद्रास्फीति के प्रभावों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? बचतों में वृद्धि। निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा के मूल्य निर्धारण का प्राचीनतम सिद्धांत है? मुद्रा का वस्तु सिद्धांत। RTGS का पूरा रूप है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। केंद्रीय बैंकों की जननी किसे कहा जाता है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय बैंक का कार्य नहीं है? साख का निर्माण। किस वाणिज्यिक बैंक का पंजाब नेशनल बैंक में अभी हाल ही में विलयन हुआ? यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की प्रदत्त पूंजी में प्रायोजक बैंक का अंश होता है 35%। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना के समय प्रत्येक बैंक की अधिकृत पूंजी थी 5 करोड़। निम्नलिखित में से कौन सा विशेष प्रयोजन वाहन यानी SPV के गठन का कारण है? तीनों में से सभी। क्रियाओं में लोचता के संदर्भ में व्यवसाय संगठन का सबसे उपयुक्त प्रारूप है एकल स्वामित्व। अनिश्चित जीवन विस्तार एक विशेषता है एकल स्वामित्व का। निम्नलिखित में से कौन सा साझेदारी फर्म की विशेषता नहीं है? अंश का स्वतंत्र हस्तांतरण। निम्नलिखित में से कौन एक कंपनी के कार्यालय में नियमित रूप से आता है? प्रबंध संचालक। कंपनी अधिनियम 1956 के अनुसार एक कंपनी को अपने प्रबंध संचालक मंडल की पहली सभा
उसके सम्मिलन की तारीख से कितने दिनों के अंदर बुलानी चाहिए? 90 दिन। निम्नलिखित में से किसे उदग्र संगठन के रूप में भी जाना जाता है? रेखा संगठन। निम्नलिखित में से कौन सा स्टाफ पद नहीं है? जनरल मैनेजर। रेखा तथा स्टाफ संगठन के संदर्भ में स्टाफ होता है? बिल्कुल उत्तरदायी नहीं। रेखा संगठन के अनेक लाभ हैं सिवाय निम्नलिखित के? बहुत खर्चीला। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रेखा संगठन में भ्रम की संभावना अपेक्षाकृत अधिक होती है। लंबवत संयोजन के दोषों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? प्रतियोगिता में कमी। यदि एक सीमेंट फैक्ट्री, एक स्टील मिल, एक चीनी मिल तथा एक चमड़ा फर्म आपस में संयोजित होती है तो यह उदाहरण है वृत्तीय संयोजन का। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक उदाहरण है संयुक्त मंडल का। व्यावसायिक संयोजन के प्रारूप के संदर्भ में निम्नलिखित में से विषम को ज्ञात कीजिए। सूत्रधारी कंपनी। संकट का बच्चा कहा जाता है कार्टेल को। उम्मीद करते हैं सब लोग आराम से अपना चेक कर लिया होगा। अब तक नहीं भी किया होगा तो वीडियो को आप लोग पॉज कर करके पीछे कर करके आराम से इसको देख देख के चेक कर सकते हैं। मैंने इसमें थोड़ा तेज बोलने का और जल्दी जल्दी करने की कोशिश किया है, ठीक है। और मैं यहाँ पर हिंदी धीरे धीरे पढ़ रहा था ताकि इंग्लिश में जो बच्चे अपना पेपर सॉल्व किए हैं वो इंग्लिश वाले पोर्शन को पढ़ के भी अपना ऑप्शन चेक कर सकें। बाकी फोटो तो आपके पास है ही, उसके हिसाब से भी आप लोग देख सकते हैं जो यहाँ पर इमेजेस लग रहे हैं और यहाँ पे जो ऑप्शन चल रहे हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।